नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे या वॉइस को हम कैसे प्रयोग करते हैं, यूज ऑफ वॉइसेस, इसके बारे में जानेंगे। आगे, अंग्रेजी में ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार के वॉइसेस में किया जाता है। अब आपके दिमाग में हो रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब होते क्या है। ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट हो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, कर्म नहीं रहता है, उन वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर ऐसी क्रिया जिसका कर्म हो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आइए, अब हम क्या करते हैं कि इस तरह के वर्ब को हम दो प्रकार से वॉइसेस में प्रयोग किया जाता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। जब किसी वाक्य में क्रिया को संपन्न करने वाला, मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपको अगर नोट्स करना होगा तो आप नोट भी कर सकते हैं। जब किसी वाक्य में क्रिया को संपन्न करने वाला, अर्थात जो कार्य कर रहा है, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं करने वाला हूँ। किसी कार्य को संपन्न करने वाला कर्ता का स्थान ग्रहण ले। यदि आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, टेंस के बारे में जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता क्या होता है। अर्थात करने वाला यदि कर्ता का स्थान ले रहा है, ग्रहण कर रहा है वाक्य में, तो उस वाक्य की क्रिया को हम एक्टिव वॉइस माना जाता है, मान लेते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पर कौन खेल रहा है क्रिकेट? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अर्थात जो एक्शन है, जो काम करने की क्रिया है, जो काम हो रहा है उस समय, वो क्रिया क्या है? खेलना। खेल कौन रहा है? आई। अर्थात आई क्या है? आई किस रूप में है? कर्ता के रूप में है। जब कार्य करने वाला कर्ता के रूप में हो तो ऐसे वॉइस को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, वह गाना गाती है। यहाँ क्या हो रहा है? गाना, गाना, कौन गाना गा रहा है? कौन गीत गा रही है? कौन गीत गाती है? यहाँ पर लिखा हुआ है सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गीत गाती है। अर्थात गाना गाने का जो कार्य हो रहा है वो कौन कर रहा है? तो सी। यहाँ भी कार्य करने वाला अगर कर्ता का स्थान लिया हो, किसका स्थान लेता हो? कर्ता का स्थान ग्रहण करे, तो भी एक्टिव वॉइस होता है। जबकि यदि मैं बात करूं पैसिव वॉइस में, तो उस वाक्य, जब किसी वाक्य में क्रिया का कर्म कर्ता का स्थान ग्रहण कर लेता हो, कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस का अगर आप स्ट्रक्चर जानते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कर्म होता है, वह कर्ता का स्थान ले ले, तो ऐसे वॉइस को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। जैसे कि एग्जांपल है, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब देखिए, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। इसी सेंटेंस को हमने दूसरे तरीके से लिख दिया कि क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां पर कर्ता आई था, ध्यान से समझिएगा, करने वाला कर्ता के रूप में है, यहां पर करने वाला कहां चला गया? कर्म के रूप में। जब किसी कार्य को करने वाला ऑब्जेक्ट की तरह हो और ऑब्जेक्ट क्या करे? और कर्ता का स्थान ले ले। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? क्रिकेट था। लेकिन यहां क्या हुआ? पैसिव वॉइस में यह ले लिया स्थान किसका? सब्जेक्ट का। अर्थात किसी वाक्य का जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण कर ले, तो वो क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस की क्रिया मानी जाती है। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। दूसरा है ए सॉन्ग इज संग बाय हर। इसी का हमने दूसरा रूप लिख दिया, सी सिंग्स ए सॉन्ग या ए सॉन्ग इज संग बाय हर, उसके द्वारा गाना गाया जाता है। यहाँ भी क्या है? पैसिव वॉइस, क्योंकि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट था इस सेंटेंस का, वो यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कर्ता की तरह कार्य करने लगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट की तरह कार्य करे, अर्थात करने वाला हो जाए, कर्ता का स्थान ग्रहण कर ले, तो उसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। और जब किसी वाक्य को करने वाला यदि सब्जेक्ट की तरह कार्य करे तो वहां पर हो जाएगा एक्टिव वॉइस। यहाँ पे आपने देखा जो कार्य करने वाला आई था वह यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, जबकि इस सेंटेंस में क्या था कि जो कर्म है वह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, करने वाला नहीं बल्कि कर्म, करने वाला तो यहाँ चला आया, तो यह पैसिव वॉइस है। अब हम आपको पढ़ाएंगे पैसिव वॉइस का एक एक स्ट्रक्चर बहुत ही सरल भाषा में, विदाउट किसी डाउट्स के। एक बार यदि आप पढ़ लेंगे पूरे डाउट्स पैसिव वॉइस के क्लियर हो जाएंगे। आइए हम इसके आगे चलते हैं। देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही हम क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे पैसिव वॉइस में, और एक एक टेंस को हम समझते जाएंगे। बहुत ही आसान है और जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे और इसके हायर लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे पूरा। आइए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे होता है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, कोई सेंटेंस लिखा रहेगा, उसका जो कर्म होगा, जैसे मैं कह दूं यहां पर एक सेंटेंस, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब आप सोचिए यहां कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, हमें पैसिव वॉइस पढ़ना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना, तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, हमें यहां से क्या उठा लेना है ऑब्जेक्ट को उठा लेना है। फिर हमें क्या करना है, ध्यान समझिएगा, एज ए सब्जेक्ट, इसका प्रयोग हम करेंगे किस रूप में, सब्जेक्ट की तरह। तो अब इसे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या लिख देंगे शुरू में, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का कर्ता कहाँ होता है, शुरू में लिखा जाता है। अब हमने क्या कर दिया कि सबसे पहले क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, किस रूप में लिखा, सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। इसके बाद हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो होती है इज, एम, आर। अब आपको लग रहा है कि डू डज होता है, डू डज जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है एक्टिव वॉइस की, पैसिव वॉइस में उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है इज, एम, आर। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, अर्थात इसको लिख देंगे ऑब्जेक्ट को, अभी मैं एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं। फिर हम क्या लिखते हैं वर्ब की तीसरी अवस्था, यदि आप पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो वर्ब की तीसरी अवस्था जरूर याद कर लीजिए। इसके बाद अब हम जाके लिखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, वर्ब के बाद बाय डूअर, करने वाले को लिखेंगे बाय डूअर। कभी कभी क्या होता है एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, वैसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट तो हमने बना दिया सब्जेक्ट के रूप में, अगर एक ऑब्जेक्ट और बचा हुआ है तो उसको लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे बाय, अब बाय के बाद कार्य को करने वाला। जैसे आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, इसका हिंदी होगा। अब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कर्म क्या है, ये होता है कर्ता, ये होती है क्रिया, ये है कर्म ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिए, ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है एज ए सब्जेक्ट, अर्थात किसी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। अब हम लिखेंगे इंग्लिश को किस रूप में लिखेंगे, कर्ता के रूप में, इसका मतलब सबसे पहले तो हम लिख देंगे इंग्लिश।
अब इंग्लिश के साथ कौन सी साइक्लोन लगेगी? इज, एम, आर। इंग्लिश एक वचन है तो क्या लगेगा? इज, क्योंकि आप जानते होंगे इज का प्रयोग कहाँ होता है? सिंगुलर नंबर के साथ होता है। सिंगुलर नंबर अर्थात इसको हम बोलते हैं एक वचन, एक वचन के साथ होता है। जबकि एम का प्रयोग किसके साथ हम करते हैं? आई के साथ करते हैं। और आर का प्रयोग किसके किसके साथ होता है? यू, वी, दे, इनके साथ हम क्या करते हैं? आर का प्रयोग कर देते हैं। तो आपने देखा कि किसका साथ किसका प्रयोग हो रहा है? आइए अब हम इंग्लिश के साथ क्या लगा देंगे? इज। इंग्लिश इज, इसके बाद हमारी क्या लिखनी है? ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एज ए सब्जेक्ट, ये चीज हमने लिख दिया इंग्लिश। सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने बना दिया सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हमने तीन में से क्या लिखना था? हमने इज लिख दिया। अब हमारा वर्ब का तीसरा रूप आता है V3। इसमें हमारे वर्ब क्या है? स्पीक है। हम इसके तीसरे रूप को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीक। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। अब हम क्या करना है? एक है इसमें ऑब्जेक्ट था इंग्लिश, डबल ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे। अब हम सीधे लिखेंगे बाय। बाय के बाद कार्य को करने वाला, अर्थात स्पोकन के बाद लिख देंगे बाय। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? आई। अब आई को हमें लिखना है किस रूप में? ये भी ध्यान देना है कि वो हमेशा अब ऑब्जेक्ट रूप में लिखा जाएगा। कार्य को करने वाला किस रूप में लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट में। कार्य कौन कर रहा है? आई। तो इसे हम क्या लिखेंगे? किस रूप में लिखेंगे? बाय मी। ये भी आपको याद करना है कि किसका कर्म क्या होता है। मैं यहां बता देता हूं, जैसे आप जानते होंगे आई, माई, मी, सी, हर, ये हम लिखवा देंगे, एक दिन नोट करवा देंगे, ठीक है। आइए पहले फिलहाल कॉन्सेप्ट समझिए। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। बाय के बाद मी हो गया, यहाँ पर आई था लेकिन यह किस रूप में था? सब्जेक्ट रूप में था। यहाँ पर आप बाय के बाद मी हो गया तो ये हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में। इसी तरह दूसरा देखिए, ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। यहाँ में हमें क्या करना है? सबसे पहले ये करता है, ये क्रिया है और ये हमारा क्या है? अपना काम, यह कर्म, इसको हम बनाएंगे कर्ता। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे हम? हिज वर्क। क्या लिखेंगे? हिज वर्क। हिज वर्क के बाद हमें क्या लिखना है? यहां भी लिखेंगे हम, वर्क से रहता तो बहुवचन होता, वर्क है तो हम क्या लिखेंगे? इज। हिज वर्क इज। अब मुख्य क्रिया हमारी क्या है? करना। डू माने करना। डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म होता है डू, सेकेंड फॉर्म होता है डिड और थर्ड फॉर्म होता है डन। तो डू, डिड, डन। हमें क्या लेना है? थर्ड फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे? हिज वर्क इज। अब हम लिखेंगे डन। फिर हम लिखेंगे बाय। अभी मैं बताऊंगा कि कहां पर बाय का प्रयोग नहीं भी होता है, अर्जेंट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये मैं बताऊंगा। हिज वर्क इज डन बाय। अब हो जाएगा, यहाँ जो ही था वो कर्ता के रूप में है, अब इस ही को हम लिखेंगे कर्म के रूप में। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, अर्थात यहाँ हो जाएगा हिम। सबका ऑब्जेक्ट याद करना पड़ेगा आप लोगों को। सुनील डज दिस वर्क। सुनील इस काम को करता है, सुनील इस काम को करता है। इसका क्या मतलब हुआ? जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में, फिर वही काम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? दिस वर्क। फिर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहां भी सिंगुलर है तो लिखेंगे इज। डू का थर्ड फॉर्म डन। दिस वर्क इज डन। अब हम क्या लगा देंगे? फिर लगाएंगे बाय और फिर इसके बाद कार्य को करने वाला। बाय के बाद क्या है? डूअर, काम को करने वाला। कौन काम कर रहा है? सुनील। तो यहां क्या हो जाएगा? सुनील। अर्थात हम यहां बाय के बाद डूअर या ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक। बाय ऑब्जेक्ट,
बाय के बाद डूअर या ऑब्जेक्ट। यहाँ ये ऑब्जेक्ट इसलिए मैंने लिखा है कि ऐसा सेंटेंस मिलेगा जब दो दो ऑब्जेक्ट हो। फिलहाल में इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, हम इसको हटा देते हैं। वर्ब की तीसरी अवस्था, इसके बाद बाई, इसके बाद कर्म। नाम होगा तो नाम लिखेंगे, या अगर कर्ता होगा तो उसका कर्म रूप लिखेंगे, उसको हम चेंज कर देंगे कर्म में, फिर कर्म को लिखते हैं यहाँ पे। अगर आपको वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस दिया हो, कुछ नकारात्मक हो, तो इसको में क्या करना है, नकारात्मक बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान समझिएगा। इसी में जैसे रहता कि आई, अब सेंटेंस नकारात्मक में लिख के दिखा रहा हूं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता, इसका स्ट्रक्चर क्या होता कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते, नॉट लगा देते। कुछ नहीं करना, सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा, आपको बस क्या करना है, इसके बाद क्या लगा देना है, नॉट। कब लगेगा, जब हमारा वाक्य नेगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा आप, आई स्पीक इंग्लिश। अगर मैं इसे लिखूं नेगेटिव में तो क्या मैं लिखूंगा, ध्यान समझिएगा, आई, अब नकारात्मक हो जाएगा तो आई डू नॉट, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ये वाक्य नेगेटिव है। अब नेगेटिव का जब हम बनाएंगे तो नेगेटिव में ही बनाएंगे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर नॉट जोड़ देना है। जैसे फिर वही काम करना, ऑब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, इसे हमें बना लेना है सब्जेक्ट। तो हम क्या बना लेंगे, इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंग्लिश। चलिए देख लेते हैं, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश के बाद आप सहायक क्रिया लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर में से क्या होगी, तो एक वचन है तो क्या लगेगा, सिंगुलर नंबर के साथ इज, तो इंग्लिश इज। इसके बाद नियम देखते रहिए आप, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना है, तो हम आप यहाँ लिख देंगे नॉट, इंग्लिश इज नॉट। फिर वर्ब की तीसरी अवस्था, यहाँ पर क्या थी तीसरी अवस्था, स्पोकन, यहाँ भी स्पोकन रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, स्पोकन वर्ब की तीसरी अवस्था के बाद हम बाय लिखेंगे, यहाँ भी हम बाय लिख देंगे। अब बाय के बाद कार्य को करने वाला फिर ये ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य को करने वाला होता है उसी को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो अब क्या हुआ, जो कार्य को करने वाला था वो क्या था, आई था, तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो आई का कर्म क्या होता है, मी, तो यहाँ हो जाएगा मी। इसी तरह किसी और को बना लीजिए, ही डज हिज वर्क, इसका मैं नेगेटिव कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, इसका नकारात्मक मैं सेंटेंस अगर बोलूं तो इसका क्या हो जाएगा, ही डज नॉट डू हिज वर्क। क्या हो जाएगा, ही डज नॉट डू हिज वर्क, वो अपना कार्य नहीं करता है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे, जैसे बनाए थे इसको ऐसे ही बनाएंगे। फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट हिज वर्क, फिर हम हिज वर्क के बाद क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, हिज वर्क के बाद हमें क्या लिखना है, पकड़िए थोड़ा। हिज वर्क लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हिज वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिवाइज एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में हमारा ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट किस रूप में लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में, तो हमने सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक वचन है तो फिर क्या लिखेंगे, इज, हिज वर्क इज। अब फिर क्या लिखना, नॉट, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर कि इसको लिखने के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे, तो हम लिख देंगे नॉट। और नॉट के बाद हमारी वर्ब की तीसरी अवस्था, वर्ब 3 V3, तो क्या हो जाएगी, डू का थर्ड फॉर्म डन, हिज वर्क इज नॉट डन, हिज वर्क इज नॉट डन। अब क्या करेंगे, हम बाय लिखेंगे, बाय के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बाय हिम। देखिए बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है। इसी तरह आप आगे इसके मैं भी बता रहा हूँ, इंट्रोगेटिव का भी बता रहा हूँ आप लोगों को।